Hello everyone, I am your educator Priya. So I am back with the part second of the environment current affairs. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट सेकंड में. सो इस वीडियो में भी आपके जानने के लिए काफ़ी कुछ है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन सीरीज़. सो इस सीरीज़ में किसी भी टॉपिक को मैं पूरा एट लेंथ डिस्कस नहीं करूँगी. मैं कोशिश करूँगी उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायोफ्यूल. अब पहले हमें पता होना चाहिए बायोफ्यूल क्या है. सो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसको हम ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाए, चाहे डेज, वीक्स और इवन मंथ्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द बायोफ्यूल. सो बायोफ्यूल्स बेसिकली क्या है? बायोफ्यूल्स एक रिच सोर्स ऑफ रिन्यूएबल. सो बायोफ्यूल्स क्या है? बेसिकली ये क्लास ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम ड्राइव करते हैं लिविंग मटेरियल्स के साथ. और मोस्ट कॉमनली यूज बायोफ्यूल्स हमारे दैट इज द कॉर्न, इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, ये सारे के सारे हमारे क्या बायोफ्यूल्स हैं. और बायोफ्यूल्स जो हैं, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम जो बायोफ्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. तो बेसिकली जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं जो हाई इन शुगर होते हैं, जिनमें स्टार्च कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी फर्मेंटेशन कराई जाती है. फर्मेंटेशन से दैट इज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स. इथेनॉल हो गया, एक मिथेनॉल हो गया, इसमें कन्वर्ट करते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए बायोफ्यूल. ठीक है, तो अब हम जानेंगे व्हाट आर द प्रॉज ऑफ बायोफ्यूल्स. तो फर्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम बार बार इसको रिन्यू कर सकते हैं. इट इज़ अ क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम देखें हमारे जो बाकी रिसोर्सेज हैं लाइक द पेट्रोलियम, डीजल, वो एग्जॉस्ट होने की कंडीशन, वो एग्जॉस्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. सो ये एक एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. देन डेफिनेटली जो ये हेल्प करेगा फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने में. और अबंडेंट अवेलेबिलिटी है बायोफ्यूल्स को. अगर हम बायोफ्यूल्स की बात करें तो बायोफ्यूल्स हमारे पास अबंडेंट है, उनकी नेचर में उनका एग्जॉशन जो है वो काफ़ी रेयर हो सकता है. सो इसलिए इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, अबंडेंट है. सो इसी टॉपिक से आगे एक नया अब एक अलायंस है दैट इज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अभी जो रिसेंटली है. सो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस. ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है इंडिया लेड इनिशिएटिव है जिसको डेवलप किया गया है ताकि एक अलायंस को क्रिएट किया जाए बिटवीन द गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, कि हम बायोफ्यूल्स के अडॉप्शन को और ज़्यादा प्रमोट करें. इसलिए ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन इनिशिएटिव जो इंडिया लेड है, इंडिया इसका जो मेन लीडर एज अ लीडर इमर्ज कर रहे हैं. और बेसिकली इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएस जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अलायंस है. और टोटल 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो फॉर हैव एग्रीड टू जॉइन द अलायंस. ठीक है, और इसमें जो है G20 और नॉन G20 मेंबर्स जो हैं दोनों ही ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये है ग्लोबल फ्यूल अलायंस. तो ये भी स्टेप फॉरवर्ड है टुवर्ड्स मेकिंग द यूज ऑफ द बायोफ्यूल्स अ नेसेसिटी, कि हम चाहते हैं, हमें मूव करना है, अब हाई टाइम है हमारे पास कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करना है. तो उसमें ये स्टेप फॉरवर्ड का काम करेगा. देन नेक्स्ट है CSIR प्राइमा ET11. सो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनस ई ट्रैक्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है. ठीक है, और इसको बनाने का मेन पर्पस क्या है? बेसिकली हम देखें जितने मेरे ट्रेडिशनल ट्रैक्टर्स हैं दे आर यूजिंग द डीजल, सो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक ये एक काफ़ी अच्छा जो हमारा एक वो है डेवलपमेंट है कि हमने ई ट्रैक्टर की फॉर्मेशन कर दिया. और अगर हम एग्रीकल्चर में देखा जाए तो काफ़ी रेवोल्यूशनाइज कर सकता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को. तो पेपर में पूछा जा सकता है कि ET11 क्या है, देन यू मस्ट नो इट इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ई ट्रैक्टर. देन नेक्स्ट आता है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी. अब ये क्या है, हमें ये जाना है. सो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था दैट इज बीइंग गाइडेड बाय इट्स टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी. और इस स्ट्रेटेजी का मेन एम क्या है? फर्स्ट, टू मोबिलाइज 1000 billions of investment in the solar energy by the end of 2030. दैट इज हमें 1000 billions ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहाँ लाना है? सोलर एनर्जी सेक्टर में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं
टू डिलीवर एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस। हमें मेक श्योर करना है कि हम एनर्जी एक्सेस जो है 1000 मिलियन पीपल्स को प्रोवाइड करें, और देन टू इंस्टॉल 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी, 1000 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी को भी इंस्टॉल करना है। देन टू मिटिगेट द ग्लोबल सोलर एमिशन, हमें सोलर एमिशंस को कम करना है हर साल, ठीक है, हमें CO2 एमिशंस को कर। देन लास्ट पॉइंट आता है कि हमें मिटिगेट करना है, हमें CO2 एमिशंस को पर ईयर 1000 मिलियन टन्स कम करना है। तो ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द 1000 स्ट्रेटेजी, जो किसकी स्ट्रेटेजी है, ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देन नेक्स्ट आता है गृहा, दैट इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। सो बेसिकली क्या है गृहा, हमें ये जानना है। सो ये हमारी कंट्री का नेशनल ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो रेट करता है जितनी बिल्डिंग्स हमारी कंट्री में है कि वेदर वो ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। और बेसिकली ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दैट इज टेरी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो गृहा क्या करता है, वो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स पे काम करता है, और उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे अगर वो क्राइटेरिया सारा का सारा जो है बिल्डिंग फुलफिल करते, देन उसको ग्रीन बिल्डिंग का स्टेटस दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या आता है, वाटर एफिशिएंसी कैसी है उस बिल्डिंग की, एनर्जी और एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, मटेरियल्स और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया गया नहीं किया गया है, वहाँ पे इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी कैसी है, क्रॉस वेंटिलेशन वाली फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, इनोवेशंस हुए हैं वहाँ पे ऑपरेशंस में, वो सब, ये सब फैक्टर, ये सब क्राइटेरियाज को ध्यान में रखा जाता है और उसके बेसिस पे रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट गृहा। तो गृहा। देन नेक्स्ट आता है कंपाला डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो अब हमें जाना है कंपाला डिक्लेरेशन क्या है। सो कंपाला डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, ये बताती है हमें रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कि इनका मानना है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, माइग्रेशंस हो रही हैं, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द प्राइम रीजन, ठीक है। और इनिशियली जो ये डिक्लेरेशन थी, इसको 15 अफ्रीकन स्टेट्स ने 2022 में साइन किया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क है इसको 48 अफ्रीकन नेशंस ने है जो अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इट इज अ कंपाला डिक्लेरेशन। तो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कंपाला डिक्लेरेशन डील्स विद, देन यू मस्ट नो इट डील्स विद द क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशंस, ठीक है। और अफ्रीकन कंट्रीज की ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, इतना आपको जानना है। देन आता है बिंदेश्वर पाठक। अब ये कौन है, ही इज नोन एज द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, और इन ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल्स, और 1991 में इनको पद्मा भूषण भी दिया गया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली ही पास्ड अवे। देन नेक्स्ट आता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। सो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो इसको रिसेंटली क्या है, इट हैज़ बीन नोटिफाइड एज द टाइगर रिजर्व। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको रिसेंटली टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर कर दिया है, एंड इट हैज़ बिकम द 52nd टाइगर रिजर्व। और इम्पॉर्टेंट है किस स्टेट में प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। और यहाँ से कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो करती है, दैट इज़ द मेज रिवर। सो पेपर में हमेशा जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी टाइगर रिजर्व है या बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर वो न्यूज़ में आता है देन चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक तो वो वहाँ का मेन जो फ्लोरा फौना उसके बारे में पूछ सकते हैं, देन वो किस स्टेट में है। तो ये चीज़ें याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड्स वेटलैंड डे जो था 2 फरवरी को मनाया गया, और इसका थीम क्या था, वेटलैंड रेस्टोरेशन, कि हमें वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकते हैं आपसे। देन आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023, 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं हम मार्च 21 को, और इस बार का थीम था फॉरेस्ट एंड द हेल्थ। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेपर्ड डे, जो मई 3 को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में, लेपर्ड्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ में आती है, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, दैट इज़ द पैंथेरा पार्डस। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या, IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। और अगर हम उनका नंबर देखें, मध्य प्रदेश टॉप करता है विथ 3421 लेपर्ड्स, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र। तो स्टेट्स पूछ सकते हैं आप, तो आपको इतना डाटा इसके बारे में पता होना चाहिए। देन आता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो 2025 में होना है। उसके होस्ट कंट्री कौन सा, UAE। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है 2025 में, उसको कौन होस्ट कर रहा है, दैट इज अ UAE। तो आपको पता होना चाहिए। देन केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द वाटर बजट। केरला फर्स्ट स्टेट बनी जिनने अडॉप्ट किया है वाटर बजट को। सो ये कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन है टुवर्ड्स द वाटर स्केर्सिटी ड्यूरिंग द मंथ्स, समर मंथ्स, जब इन एरियाज में काफ़ी वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है। वो डेफिशिएंसी को रोकने के लिए, वो ना हो तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर के लिए, फॉर दैट पर्पज केरला हैज़ अडॉप्टेड द वाटर बजट। सो नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। सो सांची जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, और इट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। तो इतना ही आपको जानना है इसके बारे में। सो नेक्स्ट आता है मेरी लाइफ ऐप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है मेरी लाइफ और माई लाइफ। और इसका मेन पर्पस है कि हमें मोबिलाइज करना यंग पीपल को फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और जो मेरी लाइफ जो एक ऐप है, बेसिकली जो ये बेसिकली मेरी लाइफ ऐप जो है ये इंस्पायर हुई है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ डील करता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से चेंज करना है कि हम उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाए। हमारे अंदर ये जो एक अकाउंटेबिलिटी आए, दैट वी आर बीइंग अकाउंटेबल फॉर एनी डैमेज दैट इज बीइंग डन टू द एनवायरनमेंट। बेसिकली इस मोबाइल ऐप में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दैट इज सेव एनर्जी, सेव वाटर, reduce single use plastics, adopt sustainable food system and adopt healthy lifestyle। So इन सब में अगर हमारा यूथ पार्टिसिपेट करेगा तो अल्टीमेटली वी विल क्रिएट प्रो प्लानट पीपल, दैट इज द P3 पीपल, प्रो प्लानट पीपल, ठीक है। तो जो मेजर हमारा एक एम है मिशन लाइफ का, मिशन लाइफ चाहता है कि हम कैसे लोगों को बनाएं, दैट इज अ प्रो प्लानट पीपल, जो प्लानट के बारे में सोचें, वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, सेल्फिश मोटिव्स ना रखें, बल्कि प्लानट के बारे में सोचे, इन फ्यूचर प्लानट कैसे सस्टेन करेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द मेरी लाइफ ऐप। सो नेक्स्ट आता है न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट। सो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है ये मेथड है प्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट और हार्वेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स को रेजिडेंशियल एरियाज में, या तो रेजिडेंशियल एरियाज के विसिनिटी में, आगे पीछे हमें जहाँ पे भी अगर कोई लैंड प्रेजेंट है वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ग्रो कराएंगे क्रॉप्स। मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम है बेसिकली, ये न्यूट्रिशन गार्डन के मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसमें हम वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लांटेशन, क्रॉप्स, हर्ब्स, इन सबको साथ में ग्रो करते हैं ताकि वो सर्व करें एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम। फूड सोर्स तो हो ही, बट लोग इनकम भी जनरेट करें। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा लैंड है, अगर वो वहाँ पे इन सब चीज़ों को उगा रहा है, अगर वो उसको सेल करे तो अल्टीमेटली इट विल एक्ट एज देयर इनकम, तो उनकी इनकम भी जनरेट कराएगा। और ये प्रोजेक्ट जो था बेसिकली जो था लॉन्च हुआ था इन द स्टेट ऑफ लक्षद्वीप देयर। सो न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट ऑफ लक्षद्वीप हैज़ टर्न आउट टू बी अ बिग सक्सेस। वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और न्यूट्री गार्डन जो प्रोजेक्ट्स हैं, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन गार्डन्स को सेटअप करने की नीड क्यों अराइज हुई। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं रिड्यूस करना माल न्यूट्रिशन को और इंक्रीज करना अवेयरनेस ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन को, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा हमें अचीव करने में, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो, या तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी को भी। सो नो द क्वेश्चन राइजेस, इसकी मेन जो इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो क्या है, दैट इज टू अचीव द फूड सिक्योरिटी, टू अचीव द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड टू अचीव द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इन सब चीज़ों को हमें अटेन करना है।
देन नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है उसके? महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट एशियन जो किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है वो यहाँ प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आता है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो ये एक एम्बिशियस प्लान है जिसमें हम प्लान करते हैं कि 1400 किलोमीटर लॉन्ग हमें और 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन कॉरिडोर को बनाना है अराउंड द अरावलीज। अरावली के हमें आगे क्या करना है? ग्रीन कॉरिडोर बनाना है बेसिकली। और किस स्टेट्स को कवर करता है? स्टेट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली का कुछ पार्ट भी इसमें आता है। तो ये बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है, डेजर्ट अपने आप को बढ़ा, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है, उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम एक वॉल, ग्रीन वॉल बना रहे हैं और दैट इज कॉल्ड एज द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट आता है इट इज सोरिया पुंडवाना। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंडिया में हमें डिस्कवर हुई है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो सोरिया पुंडाना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी रिपोर्ट हुई है कहाँ पे? मणिपुर में। अब इसका अगर हम देखें तो फ्लावर्स बेसिकली पिंक कलर के होते हैं, ओवेट टू ओवोपरेट्स कर्ल्ड है ये एट द टिप। इनके फ्रूट्स फेरिकल इन शेप होते हैं, शाइनिंग भी होते हैं। बेसिकली इस फ्रूट को यूज़ किया जाता है वेटनरी मेडिसिन में। वेटनरी मेडिसिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारे के सारे फ्लावर्स। और उसके अलावा ये नेटिव अगर रेंज देखें तो कहाँ प्रेजेंट है? ये भूटान टू जितने भी हमारे साउथ ईस्टर्न तिब्बत है वहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में था क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो पूछ सकते हैं नेटिव एरिया कौन सा? दैट इज भूटान एंड साउथ ईस्टर्न तिब्बत। और उसके अलावा इंडिया में किस स्टेट में ये मिला है? दैट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। देन नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अभी जो रिसेंटली स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया था, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका मेन पर्पस है हमें रेट करना है, रैंक करना है सिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी की बेसिस पे उनको रेट करना था और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम देखें फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी अंडर मिलियन प्लस पॉपुलेशन। जो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन, वो सिटी जिनकी पॉपुलेशन मिलियन प्लस है। देन आती है सेकेंड कैटेगरी हमारी जहाँ पॉपुलेशन 3 to 10 lakhs है सिटीज़ में। और नेक्स्ट कैटेगरी एंड देन द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज थर्ड कैटेगरी है लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन। तो वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ को देखा गया। तो अगर हम देखें फर्स्ट कैटेगरी दैट इज अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन में क्या है? टॉप 3 सिटीज़ कौन सी आती है? इंदौर ने टॉप किया है, फॉलोड बाय आगरा एंड देन थाने। और वर्स्ट परफॉर्मर्स कौन है हमारे? मदुराई, हावड़ा और जमशेदपुर। ठीक है, तो ये एरियाज आगरा, इंदौर की एयर क्वालिटी सबसे बेटर थी मिलियन प्लस पॉपुलेशन में और सबसे वर्स्ट किसकी? जमशेदपुर की। सो नेक्स्ट यहाँ पे अंडर सेकेंड कैटेगरी दैट इज 3 to 10 लाख पॉपुलेशन। टॉप 3 सिटीज़ कौन सी आगे? अमरावती, मुरादाबाद, गुंतर। और वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन से आपके? जम्मू, गुवाहाटी एंड जलंधर। सो ये जम्मू वालों के लिए एक अलार्मिंग है कि वो भी वर्स्ट परफॉर्मेंस में आ रहा है। देन अंडर थर्ड कैटेगरी लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन। टॉप 3 सिटीज़ कौन सी आगे? परवाणु, काला अम्ब, अंगुल। वर्स्ट परफॉर्मर कौन आगे? कोहिमा। तो ये आपको लर्न करना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है टाइफून लैन। सो पेपर में पूछा जा सकता है कि टाइफून लैन जो था किस कंट्री को इफेक्ट किया? दैट इज अ सेंट्रल जापान। और कब आया था? मिड अगस्त में ये आया था। और अगर हम लैन का देखें इसने काफ़ी वाइड स्प्रेड डैमेज किया। लैंडस्लाइड्स, फ्लडिंग के अलावा जो था इसने काफ़ी ट्रीज को अपरूट भी किया, डैमेज किया इलेक्ट्रिकल लाइन्स को। और एट लीस्ट जो था इसने 1 लाख होम्स को विदाउट पावर रखा है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है, और पीपल दे आर फोर्स टू लीव देयर होम्स। सो इट वाज वन ऑफ द मेजर साइक्लोन्स ऑफ 2023। देन आ गया आपका कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कनेक्ट करती है विद द सिमलीपल रिजर्व वाया द नाटो एंड द सुख
सुखावता हिल रेंजेस। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अगर ज्योग्राफी जो उनका सब्जेक्ट है मे बी को, अगर सिमलीपाल रिजर्व जो है दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू द कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कौन सी हिल रेंजेस आती हैं, यू मस्ट नो। ठीक है, उसके बाद ये भी न्यूज़ में क्यों था, अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी तभी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है और ये एरिया जो है ना काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये पार्ट है एलिफेंट रिजर्व का, एलिफेंट कॉरिडोर का एक पार्ट है। उस वजह से यहाँ पे माइनिंग होना जो है काफ़ी जो है सही सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे माइनिंग होना एक जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, और इसलिए न्यूज़ में था तो इसको डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट था। तो यू मस्ट नो कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व। और ये न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही थी, और इलीगल माइनिंग होने से क्या होगा, जो एलिफेंट्स की जो उनका जो एक पर्टिकुलर ट्रैक है जहाँ मूव करते हैं, जो कॉरिडोर जहाँ से माइग्रेशन शो करते हैं, अगर वहाँ माइनिंग होगी तो वो रूट डिस्टर्ब होंगे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी जो अल्टीमेटली उनको इफेक्ट करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कहाँ पे प्रेजेंट है, उड़ीसा भी हमने डिस्कस किया। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेट ऑफ ब्लैक टाइगर्स अगर हम देखें वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, इन द टाइगर रिजर्व दैट इज उड़ीसा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। सो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्या है, हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेट ऑफ ब्लैक टाइगर है। ब्लैक टाइगर्स बेसिकली रेयर वेरिएंट है बंगाल टाइगर्स का, ये डिस्टिंक्ट स्पीशीज नहीं है, कोई सब स्पीशीज नहीं है डिफरेंट, ये सिर्फ कलर वेरिएशंस हैं, सर्टन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से फिनोटाइप डिफरेंट हो रहा है, अदरवाइज जेनेटिक मेकअप इनका बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ द बंगाल टाइगर्स का। और अगर हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1956 में इसको टाइगर रिजर्व का टाइटल डेजिग्नेट हुआ था। देन प्रोजेक्ट टाइगर में ये 1973 में इंक्लूड हुआ। देन इसको 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, और 2009 में इसको यूनेस्को ने एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में लाया। तो ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है कि कब कब इसमें क्या क्या अचीवमेंट, तो इसके बारे में आपको ये सब जानना था। सो नेक्स्ट आता है हमारा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, कहाँ प्रेजेंट है, उड़ीसा में। इसको हम सिमलीपाल, कुलदिया एंड हादागढ़ एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं। और इस एलिफेंट रिजर्व में 3 मेन एरियाज आते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एक जो है कुलदिया लास्ट वाले में जो मिसिंग है, स्लाइड में थोड़ी सी एक टाइपिंग एरर हो चुका है, तो आई थिंक आप इसको इग्नोर कीजिए। तो 3 मेन प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हादागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3 मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दे आर पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, न्यूज में था तो इसलिए इसके काफी चांसेस ये एग्जाम में आ जाए। सो नेक्स्ट आता है अरेविकुलम नेशनल पार्क। अरेविकुलम नेशनल पार्क पहले फेमस था नीलगिरी थार्स के लिए, बट इसने रिसीव किया है अपना फर्स्ट फर्नेरियम, दैट इज फर्नेरियम क्या होता है, इट इज़ बेसिकली स्पेशलाइज्ड बोटेनिकल गार्डन। सो फर्नेरियम इज अ बेसिकली स्पेशलाइज्ड बोटेनिकल गार्डन जिसमें ग्रो किया जाता है वेराइटी ऑफ फर्न स्पीशीज। तो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी थी कि वो सपोर्ट कर रही है ग्रोथ ऑफ द फर्न्स। फर्न्स बिलोंग करती है एपिफिटिक फैमिली को, और ये सॉइललेस एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर जाती है। तो आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी ट्रीज अगर फॉरेस्ट में होते हैं, ट्रीज के ऊपर से कुछ प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो लीज करते हैं फ्रॉम द ट्रीज। तो इस तरह से देखोगे कि काफ़ी सारे ऐसे आपको फर्न्स, मोस्टली फर्न्स हमें ट्रीज के आगे पीछे दिखेंगे, पार्क में देखोगे ट्री की बाग के ऊपर आपको दिखेंगे, तो दीज आर द फर्न्स। ठीक है, तो एपिफिटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट आता है इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर द ड्यूगोंग। अगर हम ड्यूगोंग की बात करें, इसको हम सी कॉव भी बोलते हैं। इट इज़ द 4th सर्वाइविंग स्पीशीज इन द ऑर्डर साइरेनिया। इसका कंजर्वेशन स्टेटस अगर आप देखते हो तो ये वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में आता है और अपेंडिक्स 1 में आता है। तो ठीक है, क्योंकि वल्नरेबल है तो हमें इसको कंजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इंडिया का इनिशिएटिव है, ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है, और ये कहीं ना कहीं शो करता है इंडिया को एज ए लीडिंग नेशन इन द साउथ एशिया with respect to the dugong conservation। और इंडिया में कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार में प्रेजेंट है। तो इतना ही जानना है आपको इसके बारे में। देन नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये मेगा ग्लोबल अलायंस है, जिसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 23 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी थी। तो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो थी जब प्रोजेक्ट टाइगर की, ऑन दैट डे इसको अलायंस को लाया गया, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसका मेन
जो पर्पस है, कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड 7 प्रिंसिपल बिग कैट्स। हमें क्या करना है, कंजर्व करना है वर्ल्ड की 7 बिग कैट्स। कौन कौन सी आगे, टाइगर, लॉइन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, जैगुआर, प्यूमा एंड चीता, इन सबको कंजर्व करना है। और ये अलायंस कहीं ना कहीं एम करता है कि हमें रीच आउट करना है 97 कंट्रीज़ को जहाँ पे हैबिटेट्स है इन सब बिग कैट्स के। जहाँ जहाँ पे इनके हैबिटेट्स हैं, हमने उन सब कंट्रीज़ को कोलैबोरेटली एक साथ लाना है और एक ग्लोबल अलायंस बनाना है ताकि हम इनकी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स को और भी स्ट्रेंथन कर पाएँ। सो नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया अमृत धरोहर प्रोग्राम को और 10 मिस्ट्री स्कीम फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन। सो ये दोनों ही जो स्कीम्स हैं मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है मेरी पहली वीडियो में, तो जिसने वीडियोस नहीं देखी आप उस वीडियो को जा सकते हैं, देख सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा कि हमने काफ़ी डिटेल में एनवायरनमेंट को डिस्कस कर लिया है। मोस्टली आई थिंक यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।